गरीब लोगों की समस्या नहीं है। जो अच्छे परिवार हैं, जो कृषक हैं, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको भी अपने बच्चों के लिए 20,000 रुपए नौकरी के लिए भी लोग हर दिन सैकड़ों की संख्या में मिलते हैं कि भैया नौकरी बच्चे को मिल जाए। तो यहाँ बेरोजगारी और पलायन एक ऐसी समस्या है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है, हर परिवार को। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या बिहार में अभी दिखी वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम स्वयं बिहार में सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, लेकिन आज जो स्थिति है, विद्यालयों की छवि हर जगह खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर, और जो कॉलेज हैं उसकी छवि बन गई है डिग्री बांटने के सेंटर के तौर पे। उसके आज 11 महीने से करीब 11 महीने हो गए। इन 11 महीनों में हम लोग पश्चिम चंपारण गांधी आश्रम भितिहरवा से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर में आए हैं। पिछले 10-15 दिनों से मैं मुजफ्फरपुर में हूं और आने वाले 2-3 हफ्ते अभी आपके जिले में ही रहूंगा। इस यात्रा के दौरान अभी तक जो हम लोगों ने देखा, जो लोगों के साथ मिलकर समझने का प्रयास किया, समझा, उसके बारे में एक संक्षिप्त में अपना विवरण आपको दे देता हूं। इसके बाद आप जो प्रश्न चाहें वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी 11 महीने का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि बिहार में लोगों के नज़र से सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। आप में से कई पत्रकार ये कह सकते हैं कि भाई बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसको जानने के लिए आपको पैदल चलने की क्या जरूरत है, तो सबको पता है। लेकिन जब हम लोग गांव में गए हैं, करीब 3600 से ज़्यादा गांव में मैं पैदल चल के गया हूं, तो इस समस्या की विकरालता का, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बेहतर हुई है। कई उदाहरण के तौर पे कई लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार में जो पलायन है वो गरीबों की समस्या है, लेकिन जो हम लोगों ने गांव में देखा, पलायन और बेरोजगारी दोनों ही किसी वर्ग विशेष की समस्या नहीं है। जो गरीब है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन जो आर्थिक तौर पे सुदृढ़ लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके बच्चों को भी पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए बिहार के बाहर ही जाना है। परिवार की ये पलायन की परेशानी इतनी बड़ी है कि बिहार में परिवार की परिकल्पना ही करीब करीब खत्म हो गई है। गांव में हम लोग जाते हैं तो ज्यादातर गांव में 40 से 50% युवा अब गांव में रहते ही नहीं हैं। या तो वो मजदूरी करने के लिए बाहर गए हैं या पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हैं। गांव में हम लोग को ज्यादातर महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग मिलते हैं। जहां पर जिन प्रखंडों में बाढ़ का प्रकोप है वहां पर पलायन का असर 60-70% युवा वहां से बाहर है। और जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं परिवार की स्थिति जो है, हम लोग बातचीत में बताते हैं भाई ये 11 महीना से प्रशांत किशोर घर परिवार बाहर छोड़कर अपना पैदल चल रहे हैं, जबकि बिहार के ज्यादातर परिवार की ये सच्चाई है। ज्यादातर परिवार में जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं, उनको सालों भर बाहर ही रहना है। कोई छठ में, ईद में, कोई पर्व त्योहार में वापस घर आया, वरना उसको एक पूरे 10 महीने 11 महीने बाहर ही रहना है साल में। उसको अपने परिवार के साथ रहने का सुख नहीं है। और जो पलायन है, ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि 12 से 15,000 रुपए के मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए वो बाहर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई बहुत बड़ी वहां पर आर्थिक मदद मिल रही है। एवरेज लोग 6 से 8,000 रुपया अपने घरों में भेज पाते हैं। इसी तरह बेरोजगारी जो यहाँ है, बेरोजगारी सिर्फ गरीब लोगों की समस्या नहीं है। जो अच्छे परिवार हैं, जो कृषक हैं, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको भी अपने बच्चों के लिए 20,000 रुपए नौकरी के लिए भी लोग हर दिन सैकड़ों की संख्या में मिलते हैं कि भैया नौकरी बच्चे को मिल जाए। तो यहाँ बेरोजगारी और पलायन एक ऐसी समस्या है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है, हर परिवार को। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या बिहार में अभी दिखी वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम स्वयं बिहार में सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, लेकिन आज जो स्थिति है, विद्यालयों की छवि हर जगह खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर, और जो कॉलेज हैं उसकी छवि बन गई है डिग्री बांटने के सेंटर के तौर पे। पढ़ाई ना स्कूल में हो रहा है ना कॉलेज में हो रहा है। आप में से कई लोगों को लगता है, या समाज में लोग बात करते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से ये स्थिति बिगड़ी है। मैं आपको इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। शिक्षकों की गुणवत्ता इस पूरी समस्या का एक छोटा पहलू है।
ये पूरी व्यवस्था जो चरमराई है उसके पीछे वजह यह है कि शिक्षा व्यवस्था के नाम पर हर जगह विद्यालय बना दिए गए। जहां विद्यालय के भवन बने वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां विद्यालय नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं हैं, और कई जगह पर जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं है, कॉलेज में तो हजारों की संख्या में बच्चे हैं, कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बट रही है। तो कॉलेज में बिहार में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? ये इसलिए नहीं हो रही है कि ये समता मूलक शिक्षा नीति के चक्कर में हर जगह स्कूल कॉलेज खोल देना, किसी ने इसकी चिंता नहीं की कि इन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। सरकार की प्राथमिकताओं में स्कूल है ही नहीं, पढ़ाई है ही नहीं। उनकी प्राथमिकता में ये है कि वहाँ स्कूल खुल जाए, वहाँ से खिचड़ी बट जाए, ड्रेस बट जाए, किताब कॉपी का पैसा बट जाए, और उसके आधार पर लोग हमको वोट देते रहे। इसी वजह से बिहार में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। मेरा अपना मानना है कि इस कालखंड का जब इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने को उनके शासन काल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि यहाँ सड़क खराब है या लॉ एंड ऑर्डर खराब है या नहर में पानी नहीं है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो ये व्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन जो बच्चे 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब अगर कल एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब उस पूरे समाज को शिक्षितों के पीछे ही चलना पड़ेगा, उनका जीवन अब कोई नहीं सुधार सकता है। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताया वो है खेती किसानी से जुड़ा हुआ। बिहार में बहुत बड़ी संख्या में लोग खेती से जुड़े हुए हैं। तो बोलचाल की भाषा में लोग जो बता रहे हैं कि खेती करने वाले लोगों की हालत बिहार में ये है कि पहले आज से 10-15 साल पहले खेती करने वाले लोग अपना पेट काट के सत्तू खाकर 5 वर्ष अगर खेती करते थे तो ऐसी मंशा रखते थे कि 1, 2, 4, 5, 10 कट्ठा जमीन वो खरीदेंगे। आज स्थिति ये है कि खेती करने वाले लोगों के घर में अगर कोई बिजनेस व्यापार करने वाला नहीं है, नौकरी करने वाला नहीं है, घर में बेटी की शादी लग जाए, कोई घर में बीमार पड़ जाए तो हर 5 वर्ष में आपको 1-2 कट्ठा जमीन बेचना है। खेती करने वाले लोगों की जो हालत यहाँ खराब है उसके 3 मूलभूत कारण हम लोग को समझ में आए अभी तक। पहला है बिहार में भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार में समाजवाद के नाम पर, गरीबों के नाम पर राजनीति हुई है, लेकिन यहाँ भूमि सुधार को लेकर, भूमि को मापना, उसका वितरण, उसकी मलकियत को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य होगा देश में, बड़ा राज्य, जहां भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ है कि देश में 38% के मुकाबले बिहार में 60% लोग, इस आंकड़े को याद रखिए, बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। देश में सिर्फ 38% लोग भूमिहीन है, बिहार में 60% लोग भूमिहीन है। इसी वजह से आपको बहुत बड़ी संख्या में यहाँ मजदूर मिलते हैं, खेतीहर लोग नहीं हैं। तो भूमि सुधार का लागू न हो पाना ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है खेती करने वाले लोगों के लिए। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो जल प्रबंधन को लेकर है। बिहार में बाढ़ आता है और उससे करीब 50% खेती योग्य जमीन पर उसका प्रभाव है। इसकी चर्चा भी खूब होती है, लेकिन जो दूसरी बड़ी समस्या है कि बाढ़ से जो 50% जमीन बची हुई है उसका एक बड़ा हिस्सा या तो सूखे से के चपेट में है या जल जमाव की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जो अब अभी हम जब गोपालगंज से चलना शुरू किए हैं, चंपारण में नदियों के कटाव का मामला है, लेकिन गोपालगंज, सिवान, छपरा, समस्तीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर के भी जिन प्रखंडों में मैं आया हूं, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां 2-4-5 हजार एकड़ जमीन जल जमाव के चक्कर में बर्बाद न हुआ हो, जिसको यहाँ लोकल भाषा में आप चौवर कहते हैं। हजारों एकड़ जमीन या तो वहां एक फसल हो रहा है या एक फसल भी नहीं हो रहा है। तो जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है, करीब करीब उतनी ही बड़ी समस्या यहाँ पर जल जमाव की भी है। एक और आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंचाई के संबंध में बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्षों में सिंचित भूमि की मात्रा कम हो गई है 11% से। पहले से जो नहर बने हुए थे, नलकूप चल रहे थे, रख रखाव के अभाव में
वो बंद हो गए या वहां से सिंचाई बंद हो गई। उसके कारण अगर पहले 100 एकड़, आज से 10 वर्ष पहले 100 एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा थी, तो वो घटकर अब 89 एकड़ ही रह गई है। 11% से ये कम हो गया है। तीसरी जो बड़ी समस्या किसानों की है, जमीन और जल प्रबंधन के बावजूद जो किसान यहाँ पैदा कर रहा है उसको उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। एक आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से ये आंकड़ा भी याद रखिए, बिहार में जो किसान फसल पैदा करता है उसको अगर उसका उचित मूल्य मिल जाए तो हर वर्ष बिहार के किसानों को 20,000 करोड़ रुपया करीब करीब अलग से मिलने लगेगा। मैं इसको उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। धान की यहाँ खेती हुई है, ज्यादातर लोगों ने धान यहाँ बेचा पिछले साल 1300 से 1600 रुपए के रेट से। धान का आधिकारिक मूल्य है 2030 रुपया और धान लोग बेच रहे हैं 1300 से 1500 में, तो आपका नुकसान स्वाभाविक है। हम लोग बिहार में बैठ के कहते हैं कि पंजाब में किसान बड़ा समृद्ध है, तो आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं, पिछले 10 वर्ष में पंजाब में 70% से ज्यादा धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया और पिछले 10 वर्ष में बिहार में सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। इसकी वजह यह है कि यहाँ पैक्स की व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म है, कोऑपरेटिव है नहीं। नई व्यवस्था एफपीओ वाली जो कई राज्यों में, कर्नाटक जैसे राज्यों, महाराष्ट्र में एफपीओ की व्यवस्था हो गई, वो बिहार ने ट्राई नहीं किया। और प्राइवेट सेक्टर का जो कृषि आधारित उद्योग है वो है नहीं। इन 4 वजहों से यहाँ पर किसानों को उनके फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, क्योंकि यही 4 तरीके हैं जिससे कि किसानों को उनके अनाज का दाम या जो उपजाते हैं उसका दाम मिल सकता है। या तो सरकार कोऑपरेटिव के जरिए ये सुविधा दे, या जो पैक्स की व्यवस्था है उसके जरिए करे, या फिर एफपीओ बनाकर करे, या उद्योग, कृषि आधारित उद्योग लाए जो इनको खरीदें। ये चारों चीज नहीं होने की वजह से यहाँ पर किसानों को उनका फसल का दाम नहीं मिल रहा है और इसी वजह से उनको हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए